मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा, फ्रैंक बेटकर। खंड 1। इन विचारों ने मुझे असफल लोगों के समूह से बाहर निकाला। चैप्टर 1। किस तरह एक विचार ने मेरी आमदनी और सुख को कई गुना बढ़ाया। प्रोफेशनल बेसबॉल खिलाड़ी बनते ही मुझे अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा झटका लगा। यह 1907 की बात है। मैं ट्राई स्टेट लीग में पेंसिल्वेनिया के जॉर्जटाउन की तरफ से खेल रहा था। मैं युवा था, महत्वाकांक्षी था। मैं शिखर पर पहुंचना चाहता था। और हुआ क्या, मुझे वहां से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। अगर मैं मैनेजर के पास जाकर उससे यह नहीं पूछता कि उसने मुझे टीम से बाहर क्यों निकाला, तो शायद मेरी ज़िंदगी का नक्शा कुछ और ही होता। दरअसल अगर मैंने उससे यह सवाल नहीं पूछा होता तो मुझे आज यह पुस्तक लिखने का दुर्लभ अवसर नहीं मिला होता। मैनेजर ने बताया कि उसने मुझे टीम से बाहर इसलिए किया क्योंकि मैं आलसी था। मैं आलसी, मैं इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता था और मुझे यह सुनने में कतई उम्मीद भी नहीं थी। तुम मैदान में इस तरह घिसटते हुए चलते हो जैसे तुम्हें फुटबॉल खेलते खेलते 20 साल हो चुके हैं, उसने मुझे बताया। तुम इस तरह का व्यवहार क्यों नहीं करते जिससे यह पता चले कि तुम आलसी नहीं हो। मैंने कहा, देखो बर्ट, मैं इतना नर्वस होता हूँ, इतना डरा हुआ होता हूँ कि मैं अपने डर को जनता से और खासकर टीम के दूसरे खिलाड़ियों से छुपाना चाहता हूँ। इसके अलावा मैं यह भी सोचता था कि अगर मैं चीज़ों को आराम से लूँगा तो मेरी नर्वसनेस दूर हो जाएगी। फ्रैंक, उसने कहा, इससे कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हारे पिछड़ने का यही कारण है। यहाँ से जाने के बाद तुम कहीं भी जाओ, पर भगवान के लिए जागो और अपने काम में थोड़ा ज्यादा उत्साह और जोश लाओ। मैं जॉर्जटाउन में हर महीने $175 कमा रहा था। वहां से निकाले जाने के बाद मैं अटलांटिक लीग में चेस्टर में चला गया और जहां वे मुझे हर महीने सिर्फ $25 दे रहे थे। इतने कम पैसे मिलने पर ज्यादा उत्साहित होने की मेरे पास कोई वजह नहीं थी, परंतु मैंने उत्साही होने का अभिनय किया। जब मुझे वहां 3 दिन हो गए तो एक पुराना खिलाड़ी डेनी मीहन मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा, फ्रैंक, तुम इस घटिया लीग में क्या कर रहे हो। मेरा जवाब था, डेनी, अगर मुझे बेहतर जगह पर काम मिले तो मैं कहीं भी जाने को तैयार हूँ। एक सप्ताह बाद डेनी ने कनेक्टिकट के न्यू हेवन को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वे मुझे ट्रायल का मौका दें। न्यू हेवन में मेरा पहला दिन मुझे हमेशा याद रहेगा क्योंकि यह मेरे जीवन की एक महान घटना थी। मुझे उस लीग में कोई नहीं जानता था, इसलिए मैंने यह संकल्प किया कि कोई भी मुझ पर आलसी होने का इल्जाम न लगा सके। मैंने अपने मन में यह संकल्प कर लिया कि मैं न्यू इंग्लैंड लीग का सबसे उत्साही बॉल प्लेयर कहलाना पसंद करूंगा। मैंने सोचा कि अगर मेरी इस तरह की छवि बन जाएगी तो मुझे उस छवि के अनुरूप बनना ही पड़ेगा। मैदान पर मैं जिस पल उतरा उसी पल से मैंने इस तरह के व्यवहार किया जैसे मुझ में बिजली दौड़ रही। मैंने इतनी फुर्ती दिखाई जैसे इसमें 10 लाख बैटरियां लगी। मैंने डायमंड के चारों तरफ बॉल इतनी तेजी और ताकत से फेंकी कि उनसे इन फील्डर्स के हाथ ही नहीं टूटे, बाकी सब हो गया। एक बार जब मैं फंस चुका था तो मैं इतनी ऊर्जा और शक्ति से थर्ड बेस में फिसला कि थर्ड बेसमैन के हाथ से बॉल छूट गई और मैं एक महत्वपूर्ण रन स्कोर करने में कामयाब हो गया। हाँ, यह सब एक दिखावा था। मैं अभिनय कर रहा था। उस दिन तापमान 100 डिग्री के करीब था। अगर उस दिन मैदान पर दौड़ते हुए मैं सन स्ट्रोक की वजह से गिर जाता तो मुझे आश्चर्य नहीं होता। क्या यह काम आया? इसने तो जादू कर दिया। 3 बातें हुई। नंबर 1, मेरे उत्साह के कारण मेरा डर पूरी तरह निकल गया। दरअसल मेरी नर्वसनेस ने मेरी मदद करना शुरू कर दिया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतना अच्छा खेल सकता था। अगर आप नर्वस हैं तो ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, इसको रोकिए मत, इसको बने रहने दीजिए। आपकी नर्व्स आपके पक्ष में काम करेगी। नंबर 2, मेरे उत्साह का टीम के दूसरे खिलाड़ियों पर भी प्रभाव पड़ा और वे भी उत्साही हो गए। नंबर 3, गर्मी के मारे निडर होकर गिरने के बजाय मुझे खेलते समय अच्छा अनुभव हुआ और खेल खत्म हो जाने के बाद मैं पहले से बेहतर अनुभव कर रहा था। मुझे सबसे अधिक रोमांच तब हुआ जब मैंने अगली सुबह न्यू हेवन के अखबार में यह खबर पढ़ी, इस नए खिलाड़ी बेटकर में तो उत्साह का भंडार है। उसने हमारे लड़कों को प्रेरित किया। न सिर्फ इन खिलाड़ियों ने यह गेम जीता बल्कि वे इस सीजन में पहले कभी इतना अच्छा नहीं खेले। अखबार ने मुझे पेप बेटकर नाम देना शुरू कर दिया था, जो टीम की जान था। मैंने अखबार की खबर को जॉर्जटाउन के मैनेजर बर्ट कान को भिजवा दिया। जब उसने पेप बेटकर के बारे में पढ़ा, जिसे उसने आलसी होने के कारण 3 सप्ताह पहले अपनी टीम से निकाल दिया था, तो आप कल्पना ही कर सकते हैं कि उसके चेहरे पर कैसे भाव आए होंगे। 10 दिन के भीतर ही उत्साह ने मुझे $25 प्रति माह से $185 प्रति माह तक पहुंचा दिया। इसने मेरी आमदनी को 700% बढ़ा दिया। मुझे इस बात को दोहराने दें, और किसी चीज ने नहीं, सिर्फ उत्साही होने के अभिनय ने मेरी आमदनी को 10 दिनों में 700% बढ़ा दिया। मेरी तनख्वाह में यह जबरदस्त बढ़ोतरी इसलिए नहीं हुई क्योंकि मैं बॉल को पहले से बेहतर फेंक सकता था या बेहतर तरीके से हिट या कैच कर सकता था। इसलिए भी नहीं क्योंकि मैं अधिक योग्य खिलाड़ी बन गया था। मेरा बेसबॉल का ज्ञान अब भी उतना ही था जितना कि पहले था।
उस छोटी सी चेस्टर टीम के लिए $25 प्रति माह पर खेलने के 2 साल बाद मैं सेंट लुइस कार्डिनल्स के लिए थर्ड बेस खेल रहा था और मेरी आमदनी 30 गुनी हो गई थी। ऐसा कैसे हुआ? केवल उत्साह के कारण ऐसा हुआ। सिर्फ उत्साह ने यह कर दिखाया। उसके 2 साल बाद जब मैं शिकागो क्लब्स के लिए गेम खेल रहा था तो मेरे साथ एक दुर्घटना। फुल रन के दौरान जब मैं स्विंगिंग बंट ले रहा था तो मैंने विपरीत दिशा में थ्रो करने की कोशिश की। मेरी बाह में कुछ चटकने की आवाज आई। इस दुर्घटना के कारण मुझे बेसबॉल छोड़नी पड़ी। उस समय मुझे यह एक बड़ी ट्रेजेडी लग रही थी, परंतु अब जब मैं पीछे पलट कर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यह मेरे जीवन की सबसे सौभाग्यशाली घटनाओं में से एक थी। मैं घर आया और अगले 2 साल तक मैं फिलाडेल्फिया की सड़कों पर साइकिल से घूमते हुए अपनी रोजी रोटी कमाता रहा। मैं किस्तों पर फर्नीचर देने वाली फर्म में वसूली करने लगा, जहां आप $1 अभी देकर सामान ले लेते हैं और बाकी आसान या मुश्किल किस्तों में चुकाते हैं। 2 सालों तक किस्तों की वसूली करने के बाद मैंने यह फैसला किया कि मैं फाइडेलिटी म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के लिए बीमा बेचने की कोशिश करूंगा। अगले 10 महीने मेरे जीवन के सबसे लंबे और निराशाजनक महीने थे। जीवन बीमा बेचने में बुरी तरह असफल होने के कारण मैं आखिरकार इस नतीजे पर पहुंचा कि मुझ में सेल्समैन के गुण नहीं थे। मैंने शिपिंग क्लर्क की नौकरी के लिए विज्ञापनों में जवाब देना शुरू किया। मैंने महसूस किया कि चाहे मैं कोई भी काम करूं, मुझे उस काम को लेकर एक अजीब से डर के कॉम्प्लेक्स से उबरना ही होगा। इसलिए मैं डेल कार्नेगी के पब्लिक स्पीकिंग कोर्स में शामिल हो गया। एक रात मिस्टर कार्नेगी ने मुझे मेरी चर्चा के बीच में रोका। मिस्टर बेटकर, उन्होंने कहा, 1 मिनट रुकिए। 1 मिनट? आप जो कह रहे हैं क्या उसमें आपकी रुचि है? हाँ, क्यों नहीं, मैंने जवाब दिया। मिस्टर कार्नेगी ने कहा, आप अपनी चर्चा में थोड़ा उत्साह क्यों नहीं भरते? जब तक आप अपनी बात में थोड़ा जोश और उत्साह नहीं भरेंगे तब तक आप यह उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि आपके श्रोता उत्साही होंगे? इसके बाद डेल कार्नेगी ने हमारे क्लास को उत्साह की शक्ति पर एक बड़ा प्रेरणादायक लेक्चर दिया। वे अपनी चर्चा के इतने रोमांचित हो गए कि उन्होंने एक कुर्सी को उठाकर दीवार पर दे मारा और उसका एक पैर तोड़ डाला। उस रात को बिस्तर पर जाने से पहले मैं 1 घंटे तक बैठकर सोचता रहा। मुझे जॉर्जटाउन और न्यू हेवन के अपने बेसबॉल के दिन याद आ गए। पहली बार मैंने महसूस किया कि जिस गलती के कारण बेसबॉल का मेरा करियर चौपट हो रहा था, उसी गलती के कारण मेरा सेल्समैन का करियर चौपट होने जा रहा है। उस रात मैंने जो निर्णय किया वह मेरी जिंदगी का निर्णायक मोड़ था। वह निर्णय यह था कि मैं बीमा बिजनेस को नहीं छोड़ूंगा, बल्कि अपने बेचने में अधिक उत्साह का प्रदर्शन करूंगा, यानी कि उसी तरीके का प्रयोग करूंगा जिसका प्रयोग मैंने न्यू हेवन की टीम में शामिल होने पर बेसबॉल खेलते समय किया था। मैं अगले दिन की अपनी पहली कॉल को कभी नहीं भूल पाऊंगा। यह मेरा पहला आगे निकलने का सत्र था। मैंने यह मानसिकता बना ली थी कि मैं अपने ग्राहक के सामने इस तरह का दिखावा करूंगा कि उसे लगे कि वह जिंदगी में पहली बार इतने उत्साही सेल्समैन से मिला है। जब मैं रोमांचित होकर उसकी मेज पर अपना हाथ ठोक रहा था तो मुझे लग रहा था कि किसी समय सामने वाला आदमी मुझे रोक देगा और पूछेगा कि क्या आपकी मानसिक स्थिति ठीक है, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। इंटरव्यू में एक मौका ऐसा भी आया जब मैंने देखा कि वह अधिक तनकर बैठ गया और उसने अपनी आंखें चौड़ी कर ली, परंतु उसने सवाल पूछने के सिवाय मुझे बीच में बिल्कुल नहीं रोका। क्या उसने मुझे बाहर जाने के लिए कहा? नहीं, उसने मुझे से बीमा खरीद लिया। यह आदमी था फिलाडेल्फिया की बुर्ज बिल्डिंग का एक अनाज व्यापारी अल एमांस, जो जल्द ही मेरा अच्छा दोस्त और प्रेरणा स्रोत बन गया। उस दिन के बाद से मैं सेलिंग में सफल होने लगा। उत्साह के जादू ने मुझे बिजनेस में सफलता दिलाना चालू कर दिया, ठीक उसी तरह जिस तरह इसमें मुझे बेसबॉल में सफलता दिलाई थी। मैं आपको यह नहीं जताना चाहता कि उत्साह का मतलब सिर्फ मुट्ठी ठोकना होता है, परंतु अगर मुट्ठी ठोकने से आप उत्साही होते हैं तो मैं पूरी तरह आपके साथ हूँ। मैं एक बात जानता हूँ, जब मैं खुद को उत्साही होने का अभिनय करने के लिए विवश करता हूं तो मैं जल्दी उत्साहित अनुभव करने लगता हूं। 32 साल के सेलिंग करियर में मैंने देखा है कि उत्साह के कारण दर्जनों सेल्समैनों की आमदनी दुगनी तिगुनी हो गई है, और मैंने यह भी देखा है कि उत्साह की कमी के कारण सैकड़ों सेल्समैन असफल भी हुए। मेरा दृढ़ विश्वास है कि सफल सेलिंग में उत्साह सबसे बड़ा तत्व है। उदाहरण के तौर पर मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जो बीमे का बहुत बड़ा विशेषज्ञ है। वह इस विषय पर एक पुस्तक भी लिख सकता है, परंतु उसे बीमा बेचने में सफलता नहीं मिली। क्यों? काफी हद तक इसका कारण यह है कि उसमें उत्साह की कमी है। मैं एक और सेल्समैन को जानता हूं जो बीमे के बारे में 10% से भी कम जानता है, परंतु उसने इससे बहुत पैसा कमाया है और 20 साल बाद ही रिटायरमेंट ले लिया। इस सेल्समैन का नाम स्टैनले गेटिस है और अब वह फ्लोरिडा के मियामी बीच में रहता है। उसकी अद्भुत सफलता का कारण उसका ज्ञान नहीं बल्कि उसका उत्साह है। क्या आप उत्साहित होना सीख सकते हैं या यह एक पैदाइश गुण होता है? निश्चित रूप से आप इसे सीख सकते हैं। स्टैनले गेटिस ने यह सीखा था। वह एक मानवीय डायनमो था। कैसे? वह हर दिन अपने आप को विवश करता था कि वह उत्साही होने का अभिनय करे। अपनी योजना के अनुसार स्टैनले गेट्स 20 साल तक लगभग हर सुबह एक कविता को दोहराते थे। उन्होंने पाया कि उसे दोहराने से उन्हें उस दिन उत्साहित रहने में मदद मिलती थी। मुझे यह कविता इतनी प्रेरणादायक लगी कि मैंने इसे एक कार्ड पर छपवा लिया और इसे सैकड़ों लोगों को बांटा। यह कविता हर्बर्ट काफमैन ने लिखी है और इसका शीर्षक भी अच्छा है, विजय।
तुम ही वह आदमी हो जो डिंगे हाँका करते थे कि तुम चोटी पर पहुंचोगे किसी दिन। तुम सिर्फ एक मौका चाहते थे, यह साबित करने का कि तुम्हें कितना ज्ञान था और यह कि तुम कितनी दूर तक जा सकते हो। हमने एक और साल गुजार लिया है। कितने नए विचार आपके पास आए, आपने कितने बड़े काम किए। समय ने आपको 12 ताजे महीने दिए, आपने उनमें से कितनों का लाभ लिया और साहस के साथ प्रयास किया उस काम को करने का जिसमें आप अक्सर असफल होते थे। हमें अपना नाम सफल लोगों की सूची में नहीं मिला। इसका कारण बताएं। नहीं, आपके पास अवसर की कमी नहीं थी। हमेशा की तरह आप काम करने में असफल रहे। आप इस कविता को याद क्यों नहीं कर लेते? आप इसे हर दिन क्यों नहीं दोहराते? यह आपके लिए भी वह कर सकती है जो इसने स्टेनले गेटिस के लिए किया था। एक बार मैंने वाल्टर पी क्राइसलर का एक वक्तव्य पढ़ा था। मैं इससे इतना प्रभावित हुआ कि मैं इसे एक सप्ताह तक अपनी जेब में रखकर घूमता रहा। मुझे लगता है कि मैंने इसे 40 से अधिक बार पढ़ा होगा, जब तक कि मुझे यह पूरी तरह याद नहीं हो गया। मैं चाहूंगा कि हर सेल्समैन इसे कंठस्थ कर ले। वाल्टर क्राइसलर से जब सफलता का रहस्य बताने के बारे में कहा गया तो उन्होंने कई गुणों का जिक्र किया, जैसे योग्यता, क्षमता, ऊर्जा, परंतु उन्होंने यह जोड़ा कि असली रहस्य था उत्साह। हाँ, उत्साह से भी ज्यादा क्राइसलर ने कहा, मैं इसे रोमांच का नाम देना चाहूंगा। मैं इस बात को पसंद करता हूं कि लोग रोमांचित हों। जब वे रोमांचित होते हैं तो वे अपने ग्राहकों को भी रोमांचित कर देते हैं और हमें बिजनेस मिल जाता है। उत्साह दुनिया में सबसे अधिक लाभदायक गुण है, शायद इसलिए क्योंकि यह सबसे दुर्लभ गुणों में से एक है, परंतु यह भी याद रखिए कि यह सर्वाधिक संक्रामण गुणों में से एक है। अगर आप उत्साही हैं तो इस बात की काफी संभावना है आपका श्रोता भी उत्साही होगा, चाहे आप अपने विचारों को खराब तरीके से ही प्रस्तुत कर रहे हो। उत्साह के बिना आपकी बातें उतनी ही मुर्दा होंगी जितनी की पिछले साल की ट्रकी। उत्साह सिर्फ बाहरी अभिव्यक्ति नहीं है। एक बार आप इसे हासिल करना शुरू कर देते हैं तो फिर उत्साह आपके भीतर लगातार काम करने लगता है। आप अपने घर पर शांति से बैठे हैं, तभी आपके दिमाग में एक विचार आया है। यह विचार विकसित होने लगता है। आखिरकार आप पर उत्साह हावी हो जाता है। आपको कोई नहीं रोक सकता। इससे आपको अपने डर को जीतने में मदद मिलेगी, बिजनेस में अधिक सफल होने में मदद मिलेगी, अधिक धन कमाने में मदद मिलेगी, अधिक स्वस्थ, अमीर और सुखी जीवन जीने में मदद मिलेगी। आप कब शुरू कर सकते हैं? अभी हाल। बस अपने आप से इतना ही कहें, मैं यह काम कर सकता हूँ। आप किस तरह शुरुआत कर सकते हैं? इसका सिर्फ एक ही नियम है। उत्साही बनने के लिए उत्साह का अभिनय करें। इस नियम पर 30 दिन तक चलें और आश्चर्यजनक परिणाम देखने के लिए तैयार रहें। यह आसानी से आपके जीवन को बदल सकता है। हर सुबह अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और इन शब्दों को पूरे उत्साह और सशक्त मुद्राओं के साथ दोहराएं। उत्साह के अभिनय के लिए अपने आप को विवश करें और आप उत्साही बन जाएंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप फ्रैंक बेटकर के इस अध्ययन को कई बार पढ़ें और यह महान और पवित्र संकल्प लें कि आप अपने काम और अपने जीवन में जितना उत्साह से कर सकते हैं, आप उसकी मात्रा को दोगुना कर लेंगे। अगर आप इस संकल्प और अमल करने के कामयाब होते हैं तो शायद आपकी आमदनी दुगनी हो जाएगी और आपका सुख भी। डेल कार्नेगी। तो दोस्तों, यह था पुस्तक मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा, फ्रैंक बेटकर द्वारा लिखी गई पुस्तक का पहला अध्याय। आपको कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं और उत्साह के साथ और भी अच्छी से अच्छी किताबें ऑडियो के रूप में पेश कर सकूं। और इसे सुनने के बाद अभी आप सुनेंगे इस पुस्तक के खंड 1 का दूसरा चैप्टर, जो है इस विचार से मैं सेलिंग को छोड़ने के बाद दोबारा लौटा। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। फ्रैंक बेटकर द्वारा लिखित मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा पुस्तक का भाग 1 का चैप्टर 2। इस विचार से मैं सेलिंग को छोड़ने के बाद दोबारा लौटा। जब मैं अपने गुजरे हुए सालों पर नज़र डालता हूं तो मुझे हैरानी होती है कि मैं किस तरह छोटी छोटी चीज़ों ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं कि 10 दुखद निराशाजनक महीनों तक जीवन बीमा बेचने की कोशिश करने के बाद मैं यह सोचने लगा था कि मैं कभी कुछ नहीं बेच सकता। मैंने इस्तीफा दे दिया और मैंने नौकरियों के विज्ञापनों के जवाब देना शुरू कर दिया। मैं शिपिंग क्लर्क की नौकरी करना चाहता था क्योंकि बचपन में मैं अमेरिकन रेडिएटर कंपनी के क्रेट्स में कील ठोकने और शिपमेंट के लिए उन्हें स्टेलिंग करने का काम कर चुका था। चूँकि मेरी शिक्षा कम थी, इसलिए मैंने सोचा कि मेरे लिए इसी तरह का काम ठीक रहेगा। परंतु मेरी लाख कोशिश के बाद भी मुझे शिपिंग क्लर्क की नौकरी नहीं मिली। मैं न सिर्फ हताश था, बल्कि मैं निराशा के महासागर में गोते खा रहा था। मैंने सोचा कि अब मुझे फिर से साइकिल पर सवार होकर जॉर्ज केली के लिए किस्तें वसूलने का काम करना पड़ेगा। मेरी सबसे बड़ी आशा यह थी कि मुझे $18 प्रति सप्ताह की अपनी पुरानी नौकरी वापस मिल जाए। बीमा कंपनी ऑफिस में मैं एक फाउंटेन पेन, पेन नाइफ और कुछ छुटपुट व्यक्तिगत चीज़ें छोड़कर आया था। एक दिन मैं इन चीज़ों को वापस लेने के लिए गया
मुझे आशा थी कि मैं जरा सी देर में सामान लेकर वापस लौट आऊँगा, परंतु जब मैं अपनी मेज़ पर से अपना सामान साफ कर रहा था, तभी कंपनी के प्रेसिडेंट मिस्टर वाल्टर लेमर, टालबट और सभी सेल्समैन वहाँ पर मीटिंग करने के लिए आ गए। वहाँ से उठकर जाना अजीब लगता, इसलिए मैं वहाँ बैठ गया और मैंने कई सेल्समैनों की चर्चाएं सुनी। उन्होंने जितनी अधिक चर्चा की, मैं उतना ही निराश होता गया। वे उन चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे जिन्हें करने की मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। तभी मैंने मिस्टर टाल्बट के मुंह से एक ऐसा वाक्य सुना जिसने पिछले 31 सालों से मेरे जीवन पर गहरा और अमिट प्रभाव डाला है। वह वाक्य यह था, सज्जनों, सेलिंग का यह बिजनेस कुल मिलाकर एक बात पर निर्भर करता है, सिर्फ एक बात पर, लोगों से मिलना। मुझे साधारण योग्यता का कोई भी आदमी बता दीजिए जो बाहर निकलता है और हर दिन 4 या 5 लोगों से गंभीरता से अपनी बात कहता है, और मैं आपको वह आदमी दिखा दूंगा जिसे सफल होना ही है। और यह सुनकर मैं अपनी कुर्सी से जैसे उछल गया। मैं मिस्टर टालबट की किसी भी बात पर विश्वास कर सकता था। इस आदमी ने 11 साल की उम्र से कंपनी के लिए काम करना शुरू कर दिया था। उसने हर डिपार्टमेंट में काम किया था। उसे सड़क पर सामान बेचने का कई सालों का अनुभव था। ऐसा लगा जैसे बादलों के बीच से सूरज अचानक चमकने लगा हो। मैंने वहीं तत्काल ये फैसला कर लिया कि मैं उसके इस बात पर विश्वास करूंगा और अमल करूंगा। मैंने अपने आप से कहा, देखो फ्रैंक, तुम्हारे दोनों पैर सही सलामत हैं। तुम हर दिन बाहर निकलकर अपनी बात 4 या 5 लोगों के सामने रख सकते हो, और इसलिए तुम्हें सफल होना ही है। खुद मिस्टर टालबट ने यह बात कही है। ओह, मैं कितना खुश था। मुझे बहुत अधिक राहत मिली थी, क्योंकि मैं जानता था कि मैं सफल होने जा रहा हूँ। यह बात तब की है जब उस साल के ख़त्म होने में 10 सप्ताह ही बचे थे। मैंने उस अवधि में यह रिकॉर्ड रखने का फैसला किया कि मैं कितने लोगों से मिलता हूँ, ताकि मैं यह सुनिश्चित कर सकूँ कि मैं हर दिन कम से कम 4 लोगों से मिल सकूँ। रिकॉर्ड रखने से मुझे यह भी पता चला कि मैं और ज़्यादा कॉल कर सकता था, परंतु मैंने यह भी पाया कि सप्ताह दर सप्ताह हर दिन 4 लोगों से मिलना बड़ा काम है। इससे मुझे यह एहसास हुआ कि पहले मैं वाकई कितने कम लोगों से मिलने जाया करता था। इन 10 सप्ताहों में मैंने $51,000 का जीवन बीमा बेचा, जितना मैं शुरुआती 10 महीनों में नहीं बेच पाया था। यह ज़्यादा नहीं था, परंतु इसने मेरे सामने यह साबित कर दिया कि मिस्टर टालबट जो कह रहे थे सच कह रहे थे। मैं बेच सकता था। फिर मुझे यह एहसास हुआ कि मेरा समय मूल्यवान है, इसलिए मैंने यह संकल्प किया कि मैं भविष्य में अपने समय को कम से कम बर्बाद करूंगा। मैंने सोचा, रिकॉर्ड रखने की क्या ज़रूरत है। उसके बाद न जाने क्यों मेरी सेल्स कॉल कम होने लगी। कुछ महीनों बाद मैंने अपने आप को उतनी बुरी स्थिति में पाया जितना मैं पहले था। शनिवार के एक दोपहर में अपने ऑफिस में गया और खुद को एक छोटे कॉन्फ्रेंस रूम में बंद कर लिया। 3 घंटे तक बैठकर मैं खुद से यह पूछता रहा, मेरे साथ समस्या क्या है, गलती कहाँ पर हो रही है। केवल एक ही निष्कर्ष था। आखिरकार समस्या की जड़ को सीमित करते करते मुझे एक ही बात समझ में आई, मुझे इसे मानना ही पड़ेगा। मैं लोगों से मिल नहीं रहा था। मैं किस तरह खुद को लोगों से मिलने के लिए तैयार करूं? मैंने सोचा, निश्चित रूप से मेरे पास प्रेरणा की कमी नहीं थी। मुझे पैसे की ज़रूरत है। मैं आलसी नहीं हूँ। आखिरकार मैंने यह फैसला किया कि मैं एक बार फिर से रिकॉर्ड रखना शुरू करूँगा। 1 साल बाद मैं अपनी एजेंसी के सामने खड़ा होकर उत्साह और गर्व से अपनी कहानी सुना रहा था। 12 महीनों में मैंने कितने कॉल्स किए, मैंने इसका पूरा रिकॉर्ड रखा और मैंने इसे गोपनीय रूप से रखा। संख्या में गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि मैंने हर दिन आंकड़े लिखे थे। मैंने कुल मिलाकर 1849 कॉल किए थे। इनमें से मैं 828 लोगों से मिला और 65 लोगों को बीमा सेल किया, और मेरा कमीशन $4,251.82 था। मैंने यह हिसाब भी लगाया कि मेरे हर कॉल का मूल्य क्या था। मेरे हर कॉल का मूल्य था $2.30। ज़रा सोचिए, 1 साल पहले मैं इतना हताश हो चुका था कि मैंने इस्तीफा दे दिया था। अब मेरे हर कॉल में मेरी जेब में $2.30 जा रहे थे, चाहे मैं उस आदमी से मिलूं या न मिलूं। इन रिकॉर्ड को रखने से मुझ में जो हौसला जागा, उसे मैं शब्दों में नहीं बता सकता। बाद में मैं बताऊंगा कि किस तरह रिकॉर्ड रखने से मुझे खुद को सुव्यवस्थित रखने में मदद मिली, और मैं किस तरह क्रम से अपने हर कॉल के मूल्य को $2.30 से बढ़ाकर $19 तक ले गया। किस तरह कई सालों से मैंने सेल्स को सफलतापूर्वक क्लोज करने में अपने अनुपात को 29 में से 1 से 25 में से 1 और फिर 20 में से 1, फिर 10 में से 1 और आखिरकार 3 में से 1 कर लिया। अब मुझे अनुमति दें कि मैं आपके सामने एक और उदाहरण प्रस्तुत कर सकूं।
रिकॉर्ड से पता चला कि मेरी 70% सेल्स पहली मुलाकात में हो जाती थी, 23% सेल्स दूसरी मुलाकात में हो जाती थी और सिर्फ 7% सेल तीसरी या बाद की मुलाकातों में होती थी। परंतु ज़रा यह सुनिए, मेरा 50% समय इन 7% सेल्स में लग रहा था। मैं इन 7% के बारे में चिंता क्यों करूं? मैंने सोचा, क्यों ना मैं अपने सारे समय को पहले और दूसरे कॉल्स में ही लगाऊं। केवल इसी फैसले से मेरे हर कॉल का मूल्य $2.80 से बढ़कर $4.27 हो गया। बिना रिकॉर्ड के हमारे पास यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि हमसे कौन सी चीज़ गलत हो रही है। मैगजीन पढ़ने से मुझे जितनी प्रेरणा मिल सकती है, उससे ज़्यादा प्रेरणा मुझे अपने रिकॉर्ड्स के अध्ययन से मिल सकती है। विश्व के महानतम सेल्समैनों में से एक क्ले डब्ल्यू हैमलिन ने हज़ारों लोगों की तरह मुझे भी अक्सर प्रेरणा दी है। क्ले ने मुझे बताया कि वे 3 बार असफल हुए, तब कहीं जाकर उन्होंने रिकॉर्ड रखना शुरू कर दिया। आप जब तक बल्ला नहीं घुमाते तब तक आप गेंद को हिट नहीं कर सकते। मैंने पाया कि यह सिद्धांत सेलिंग में भी उतना ही सही था जितना कि बेसबॉल में। जब मैं कार्डिनल्स के साथ खेलता था तो हमारी टीम में स्टीव इवांस नाम का एक राइट फील्डर था। स्टीव एक लंबा तगड़ा ताकतवर आदमी था जिसे बेब रूथ के सांचे में डाला गया था और वह भी बेब की तरह ही बॉल को ताकत से हिट कर सकता था। परंतु स्टीव की एक बुरी आदत थी, इंतज़ार करने की आदत। आमतौर पर उसे 2 स्ट्राइक बोलकर बताने पड़ते थे, तब कहीं जाकर वह अपना बैट घुमाता था। मुझे सेंट लुइस में एक महत्वपूर्ण खेल याद है। 9वीं इनिंग में स्टीव की बैटिंग की बारी थी। 2 लोग बाहर थे और बेस पूरे भरे थे, यानी कि किसी भी तरह के शॉट से गेम को जीता जा सकता था। स्टीव ने अपने फेवरेट बैट को उठाया और प्लेट की तरफ डाल दिया। हर आदमी चिल्ला रहा था, स्टीव चलो पहली गेंद को हिट करो। प्लेट पर अपने स्थान पर खड़े होने के बाद आप देख सकते थे कि स्टीव पहली बॉल को हिट करने के लिए पूरी तरह तैयार था। बॉल सीधे प्ले के बीचों बीच आई, परंतु इवांस ने कंधे से नीचे नहीं उतारा। उसका बल्ला हिला भी नहीं। स्ट्राइक 1, अंपायर चिल्लाया, स्टीव चलो अगली बॉल पर बैट घुमाओ। खिलाड़ी और जनता अनुरोध कर रहे थे। स्टीव ने अपने स्पाइक्स को ज़मीन में ज़्यादा गहराई से गड़ा लिए ताकि अच्छी पकड़ जम सके। एक बार फिर पिचर ने बीचों बीच बॉल फेंकी और एक बार फिर स्टीव ने बल्ला नहीं घुमाया। स्ट्राइक 2, अंपायर गिरजा। इवांस, हमारा मैनेजर रॉजर ब्रेसनाहन थर्ड बेस कोचिंग लाइन से चीखा, आखिर तुम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? 1 तारीख का और 15 तारीख का और क्या? स्टीव ने गुस्से से कहा, पहली और 15 तारीख को मेरी तनख्वाह मिलती थी ना। हर बार जब भी मैं सेल्समैनों को सेलिंग के घंटों में ऑफिस में बैठे देखता हूँ और उन्हें प्रोस्पेक्ट कार्ड से ताश खेलते देखता हूँ तो मुझे स्टीव इवांस की याद आ जाती है, जिसका बैट उसके कंधों पर है और वह मारने लायक गेंदों को ही छोड़ रहा है। और मुझे ब्रेसनाहन की वह चीख भी सुनाई देती है, इवांस आखिर तुम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? अगर आप मेहनत करें तो सेलिंग दुनिया का सबसे आसान काम है, परंतु अगर आप इसे हल्के फुल्के ढंग से करें तो सेलिंग दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। आप जानते होंगे, एक अच्छा डॉक्टर परिणामों का इलाज नहीं करता, वह कारणों का इलाज करता है। इसलिए आइए सेलिंग के व्यवसाय के इन सूत्रों की तरफ चलें। आप तब तक कमीशन नहीं कमा सकते जब तक कि आप बेच न दें। आप तब तक बेच नहीं सकते जब तक कि आप रिकॉर्ड न लिख लें। आप तब तक बेच नहीं सकते जब तक कि आप ऑर्डर न लिख लें। आप तब तक ऑर्डर नहीं लिख सकते जब तक कि आप ग्राहक से मिल न लें। और आप तब तक मिल नहीं सकते जब तक कि आप कॉल न करें। संक्षेप में यही सारी बातों का निचोड़ है। सेलिंग बिजनेस की नींव यही है, कॉल्स। दोस्तों, फ्रैंक बेडकर द्वारा लिखी पुस्तक मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा का दूसरा चैप्टर पूरा हुआ। आपने इसे ध्यान से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। आप मुझे अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और इस वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। फ्रैंक बेडकर द्वारा लिखित पुस्तक मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा का तीसरा अध्याय। इसे करने के बाद मुझे अपने सबसे बड़े दुश्मन का सामना करने में मदद मिली। पहले साल में तो मेरी कमाई इतनी कम थी कि मुझे स्वार्थमोर कॉलेज की बेसबॉल टीम के कोच का पार्ट टाइम जॉब करना पड़ा। एक दिन मुझे चेस्टर के YMCA की तरफ से आमंत्रण मिला कि मैं वहां जाकर साफ सुथरा जीवन, साफ सुथरा चरित्र और साफ सुथरा खेल विषय पर कुछ बोलूं।
पत्र को पढ़ते ही मुझे यह एहसास हुआ कि उनके आमंत्रण को स्वीकार करना मेरे लिए कतई संभव नहीं था। दरअसल मेरे सामने एक रहस्य अचानक खुला कि 100 लोगों को बात तो रहने दो, मुझ में एक अकेले आदमी से भी विश्वासपूर्ण ढंग से बात करने की हिम्मत नहीं थी। तब मुझे यह एहसास होना शुरू हुआ कि अगर मैं किसी भी काम में सफल होना चाहता हूँ तो सबसे पहले मुझे अपने संकोच और अजनबियों से बात करने के डर से जीतना होगा। अगले दिन मैं YMCA 1421 आर्क स्ट्रीट फिलाडेल्फिया गया और मैंने शैक्षणिक संचालक को बताया कि मेरी असफलता के कारण क्या थे। मैंने पूछा कि क्या उनके यहाँ कोई ऐसा कोर्स है जो मेरी मदद कर सकता है। वे मुस्कुराए और उन्होंने जवाब दिया, हमारे पास जो कोर्स है आपको उसी की ज़रूरत है, मेरे साथ आइए। मैं एक लंबे हॉल के गलियारे में उनके पीछे पीछे चल दिया। हम एक कमरे में गए जहाँ लोगों का समूह बैठा हुआ था। एक आदमी ने अभी अभी बोलना ख़त्म किया था और दूसरा आदमी अपने पैरों पर खड़ा होकर उस आदमी की चर्चा का मूल्यांकन कर रहा था। हम कमरे में पीछे की तरफ बैठ गए। शैक्षणिक संचालक ने मेरे कान में कहा, यह एक पब्लिक स्पीकिंग कोर्स है। मैंने कभी पब्लिक स्पीकिंग कोर्स का नाम नहीं सुना था। तभी एक और आदमी खड़ा हुआ और उसने अपने भाषण देना शुरू कर दिया। उसका भाषण भयानक था। दरअसल यह इतना भयानक था कि इसमें मुझे प्रोत्साहन मिला। मैंने खुद से कहा, हालांकि मैं डरा हुआ हूँ, हालांकि मैं गूंगा हूँ, परंतु मैं इससे बुरा तो नहीं बोल सकता। जल्दी ही वह आदमी जिसने पहले वाले वक्ता का मूल्यांकन किया था दूसरा मंच पर आया। मेरा उससे परिचय करवाया गया। उसका नाम डेल कार्नेगी था। मैंने कहा, मैं शामिल होना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, हमारा कोर्स लगभग आधा हो चुका है, शायद आपको कुछ समय और इंतज़ार करना चाहिए। हम जनवरी में एक और क्लास शुरू करने जा रहे हैं। नहीं, मैंने कहा, मैं अभी इसी समय शामिल होना चाहता हूँ। ठीक है, मिस्टर कार्नेगी मुस्कुराए और उन्होंने मेरी बाँह थाम कर कहा, आप हमारे अगले वक्ता हैं। जाहिर है यह सुनकर मैं थर थर काँपने लगा। दरअसल मैं आतंकित था, परंतु किसी तरह मैं क्लास के स्टूडेंट्स को यह बताने में कामयाब हो गया कि मैं वहाँ क्यों आया था। मेरी चर्चा भयानक थी, परंतु भयानक होने के बावजूद मेरे लिए यह ज़बरदस्त जीत थी। इसके पहले मैं कभी किसी भी भीड़ या समूह के सामने खड़ा नहीं हो सकता था और इतना भी नहीं कह सकता था कि आप कैसे हैं। यह इन पंक्तियों को लिखने में के 30 साल पहले की बात है। बहरहाल वह रात मुझे हमेशा याद रहेगी, क्योंकि इसी रात से मेरे जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण दौर शुरू हुआ था। मैं इस ट्रेनिंग के लिए भर्ती हो गया और मैं साप्ताहिक मीटिंग्स में नियमित रूप से जाता रहा। 2 महीने बाद मैं चेस्टर गया और मैंने वहाँ अपना भाषण दिया। मैं यह पहले ही सीख चुका था कि अपने खुद के अनुभवों के बारे में बात करना तुलनात्मक रूप से आसान होता है। इसलिए मैंने चेस्टर के अपने श्रोताओं को बेसबॉल के अपने अनुभव बताए, मिलर हिगिंस के साथ रूममेट होने के संस्मरण सुनाई और यह बताया कि मैं किस तरह बड़े लीग मैचों में पहुंचा और क्रिस्टी मैथ्यूसन पिचिंग कर रहे थे। मैं इस तथ्य से हैरान था कि मैं लगभग आधा घंटे तक बोलता रहा। मैं और भी ज़्यादा हैरान तब हुआ जब 20 या 30 लोग बाद में मेरे पास आए। उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया और मुझे बताया कि उन्हें इस चर्चा में कितना मज़ा आया है। यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक थी। इससे मुझे इतना विश्वास मिला जितना पहले किसी चीज़ से नहीं मिला था। मुझे यह किसी चमत्कार की तरह लग रहा था। यह एक चमत्कार ही था। 2 महीने पहले मैं किसी से अपनी आधिकारिक स्थिति में भी चर्चा करने से डरता था और अब मैं यहाँ खड़ा होकर 100 लोगों के समूह के सामने उनकी दिलचस्पी का केंद्र बना हुआ था और इस अनुभव का आनंद ले रहा था। जब मैं उस कमरे से बाहर निकला तो मैं पूरी तरह बदल चुका था। मेरे 25 मिनट के भाषण से उस समूह के लोगों ने मेरे बारे में जितना जाना उतना वे उस स्थिति में नहीं जान पाते अगर मैं महीनों तक उनके साथ बिना बोले बैठा रहता। मुझे आश्चर्य हुआ जब मीटिंग के चेयरमैन और डेलावेयर काउंटी के प्रसिद्ध वकील जे बार्टन विक्स स्टेशन तक मेरे साथ आए। जब मैं ट्रेन में चढ़ा तो उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया, मुझे भाव बिना धन्यवाद दिया और मुझे आमंत्रित किया कि मैं मौका मिलते ही वहाँ फिर चलाऊँ। जब ट्रेन चलने लगी तो उन्होंने कहा, मैं और मेरा लॉ पार्टनर जीवन बीमा खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। मुझे चेस्टर जाने का अगला मौका आश्चर्यजनक रूप से जल्दी मिल गया। उसके कुछ सालों बाद जे बर्टन विक्स क्रिस्टन ऑटोमोबाइल्स क्लब के प्रेसिडेंट बन गए, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल क्लब है। बार्टन विक्स मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए और इसके अलावा मेरे बिजनेस को बढ़ाने में भी उनका काफ़ी बड़ा हाथ रहा। हालांकि इस संबंध में मुझे बहुत बड़ा लाभ हुआ।
परंतु यह लाभ उस लाभ की तुलना में कुछ भी नहीं था जो मुझे आत्मविश्वास और साहस हासिल करने से मिला था। और इसके कारण इतना सा था कि मैंने पब्लिक स्पीकिंग में यह कोर्स करके ट्रेनिंग हासिल की थी। इससे मेरी आंखें खुली और मेरा उत्साह बढ़ा। इससे मुझे अपने विचारों को लोगों के सामने अधिक प्रभावी तरीके से कहने में मदद मिली और इससे मुझे अपने सबसे बड़े दुश्मन को नष्ट करने में मदद मिली, डर। जो आदमी या औरत डर के कारण पीछे है, जिसमें साहस और आत्मविश्वास की कमी है, मैं उससे यही अनुरोध करूँगा कि वह अपने शहर में आयोजित हो रहे सबसे अच्छे पब्लिक स्पीकिंग कोर्स में शामिल हो जाएं। किसी भी लेक्चर कोर्स में शामिल न हों, किसी ऐसे कोर्स में शामिल हों जहां आपको हर मीटिंग में बोलने का मौका मिले, क्योंकि यही तो आप चाहते हैं, बोलने का अनुभव। अगर आपको कोई अच्छा प्रैक्टिकल कोर्स न मिले तो वही कीजिए जो बेन फ्रैंकलिन ने किया था। बेन ने इस तरह की ट्रेनिंग के महान मूल्य को समझ लिया था और उन्होंने मेरे गृह नगर में ही एक ग्रुप बना लिया। हर सप्ताह वे एक रात को मिला करते थे। हर सप्ताह या महीने के लिए वे चेयरमैन चुनते थे। अगर आपको कोई अच्छा प्रशिक्षक न मिले तो एक दूसरे का मूल्यांकन करें, जैसा फ्रैंकलिन के ग्रुप ने 200 साल पहले किया था। मैंने पाया कि मेरी क्लास के उन सदस्यों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ और उनमें सबसे ज़्यादा सुधार नज़र आया जिन्होंने अपने ट्रेनिंग का प्रयोग करके अपने प्रैक्टिकल जीवन में किया। इसलिए खराब स्थिति के बावजूद मैंने सार्वजनिक रूप से बोलने के अवसर ढूंढना शुरू कर दिया। पहले तो स्टेज के डर के मारे मेरी जान निकल गई, परंतु मैंने किसी तरह अपना भाषण पूरा कर ही लिया। मैंने 8 बच्चों के संडे स्कूल क्लास को भी पढ़ाया। बाद में मैं संडे स्कूल का सुपरिटेंडेंट बन गया। मैं 9 साल तक सुपरिटेंडेंट बना रहा। इस ट्रेनिंग और अनुभव का प्रभाव लोगों के साथ मेरी निजी चर्चाओं में भी पड़ा। यह मेरे अब तक के सर्वश्रेष्ठ अनुभवों में से एक था। मैं जितने भी लीडर्स और सफल लोगों से मिला हूँ, उनमें साहस था, आत्मविश्वास था और उनमें से ज़्यादातर लोग अपनी बात अच्छी तरह से और प्रभावी तरीके से कह सकते थे। मैंने यह पाया कि डर को भगाने और साहस और आत्मविश्वास को तेज़ी से विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि समूह के सामने बोला जाए। मैंने पाया कि जब श्रोताओं के समूह के सामने बोलने का मेरा डर दूर हो गया तो अकेले आदमी के सामने बोलने का मेरा डर अपने आप दूर हो गया, चाहे वह व्यक्ति कितना ही बड़ा या महत्वपूर्ण क्यों न हो। पब्लिक स्पीकिंग की इस ट्रेनिंग और अनुभव ने मुझे अपने खोल से बाहर निकाला, मेरी आंखें खोली ताकि मैं अपनी भावनाओं को देख सकूं और इसने मेरी सीमाओं को विस्तार दिया। यह मेरे करियर के टर्निंग पॉइंट में से एक था। फ्रैंक बेटकर द्वारा लिखित मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा पुस्तक का 3रा चैप्टर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। उम्मीद है आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो तुरंत आपको उपलब्ध हो सके और बेल बटन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। फ्रैंक बेटकर द्वारा लिखित मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा पुस्तक का 4था अध्याय, इकलौता तरीका जिससे मैं खुद को व्यवस्थित कर पाया। जब मैंने रिकॉर्ड रखना शुरू किया तो जल्दी ही मुझे यह पता चल गया कि मैं दुनिया का सबसे अव्यवस्थित आदमी था। मैंने प्रति सप्ताह 40 कॉल्स की दर से साल भर में 2000 कॉल्स करने का लक्ष्य रखा, परंतु मैं इतनी बुरी तरह से पिछड़ गया कि मुझे रिकॉर्ड रखने में शर्म आने लगी। मेरे इरादे नेक थे। मैं नए संकल्प करने लगा, परंतु वे अधिक दिनों तक नहीं चले। मैं किसी तरह खुद को व्यवस्थित नहीं कर पा रहा था। आखिरकार मेरे दिमाग में यह बात घुस गई कि मुझे योजना बनाने के लिए अधिक समय निकालना चाहिए। यह सोचना आसान था कि 40 या 50 प्रोस्पेक्टस या संभावित ग्राहकों के कार्ड सामने रख लिए जाएं और मान लिया जाए कि मैं पूरी तरह तैयार था। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता, परंतु रिकॉर्ड की पूरी तरह विश्लेषण करना, हर कॉल का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना, यह योजना बनाना कि मैं हर व्यक्ति से क्या कहूँगा, प्रस्ताव तैयार करना, पत्र लिखना और शेड्यूल बनाना, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक के हर दिन के कॉल को उनके सही क्रम में व्यवस्थित करना, इस सब कामों में 4 से 5 घंटे के ठोस और गहन परिश्रम की आवश्यकता थी। इसलिए मैंने शनिवार की सुबह को अलग रख लिया और इसे खुद को व्यवस्थित करने के दिन का नाम घोषित कर दिया। क्या इस योजना से मुझे मदद मिली? सुनिए। हर सोमवार की सुबह जब मैं निकलता था तो अनिच्छा से कॉल करने के बजाय मैं विश्वास और उत्साह के साथ लोगों से मिलने जाता था। मैं उनसे मिलने के लिए उत्सुक और व्यग्र होता था क्योंकि मैंने उनके बारे में सोचा था, उनकी स्थितियों का अध्ययन किया था और मेरे पास कुछ विचार थे जो मेरी राय में
उनके लिए मूल्यवान हो सकते थे। सप्ताह के अंत में थकान और हताशा अनुभव करने के बजाय मैं दरअसल प्रफुल्लित महसूस करने लगा और मैं रोमांचित होकर यह सोचता था कि अगले सप्ताह में इससे भी बेहतर कर सकता हूँ। कुछ साल बाद मैं इस काबिल हो गया कि अपने खुद को व्यवस्थित करने के दिन को शुक्रवार की सुबह पर ले आऊं और बाकी के सप्ताह को अपने शेड्यूल से हटा दूं। इस तरह मैं सोमवार की सुबह तक अपने बिजनेस को पूरी तरह से भूल सकता था। यह बड़ी हैरानी की बात थी कि जब मैंने योजना बनाने के लिए पर्याप्त समय निकाला तो मैंने इतना अधिक काम कर लिया, और यह तो उससे भी अधिक हैरानी की बात थी कि जब मैंने योजना के बिना काम किया तो मैं कितना कम काम कर पाया। मुझे सप्ताह में 4.5 दिन टाइट शेड्यूल में काम करना पसंद है, बजाय इसके कि मैं पूरे सप्ताह हर समय काम करता रहूं और कुछ भी हासिल न कर सकूं। मैंने पढ़ा है कि महान उद्योगपति हेनरी एल डोहर्टी ने कहा था, मैं लोगों को 2 कामों को छोड़कर हर काम के लिए नौकरी पर रख सकता हूँ, सोचना और चीज़ों को उसके महत्व के क्रम में रखना। मेरी समस्या यही थी। बहरहाल इतने सालों तक हर सप्ताह इस समस्या को सुलझाने के बाद मेरा विश्वास है कि सही जवाब इतना सा है, सोचने और योजना बनाने के लिए पर्याप्त समय निकालें। इस अध्याय के अंत में आप एक साप्ताहिक टाइम टेबल देखेंगे। मैंने इसे सैंपल की तरह नहीं बनाया है। मैंने अपनी फाइलों में से कुछ पन्ने निकाले और उनमें से एक का प्रयोग उदाहरण के लिए किया है। आप हर महीने के रिकॉर्ड्स कार्ड भी देखेंगे जो हर उस आदमी की मदद कर सकते हैं जो अपने समय की योजना बनाना चाहते हैं। हाँ, मैं आपको यह कहते हुए सुन सकता हूँ, परंतु यह मेरे लिए नहीं है। मैं इस तरह की चीज़ नहीं कर सकता। मैं टाइम टेबल के हिसाब से ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। मैं सुखी नहीं रहूँगा। मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है, आप अभी भी टाइम टेबल के हिसाब से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और अगर आपने इसकी योजना नहीं बनाई है तो शायद यह एक ख़राब टाइम टेबल है। मुझे एक उदाहरण देने की अनुमति दीजिए। कई साल पहले एक युवक मेरे पास सलाह के लिए आया। उसने एक बहुत पुराने और प्रतिष्ठित कॉलेज से अच्छे नंबरों में स्नातक की डिग्री ली थी और वह सेलिंग लाइन में सफलता के सपने लेकर आया था। अब 2 साल बाद वह पूरी तरह निराश हो चुका था। उसने कहा, मिस्टर बेटकर, मुझे सच सच बताइए, क्या आपको लगता है कि मुझ में सेल्समैन का हुनर है? नहीं एड, मैंने जवाब दिया, मुझे नहीं लगता कि तुम में सेल्समैन का हुनर है। उसका चेहरा लटक गया, परंतु मैंने आगे कहा, मुझे नहीं लगता कि किसी में भी सेल्समैन या किसी और व्यवसाय का हुनर होता है। मुझे लगता है कि हमें अपने आप में उस काम का हुनर पैदा करना होता है जो हम बनाना चाहते हैं। मैं समझा नहीं, एड ने कहा। मैं हमेशा व्यस्त रहता हूँ और काम करता रहता हूँ। मुझे अपने लिए टाइम निकालने का भी वक्त नहीं मिलता। काश कि मैं अपने आप को व्यवस्थित कर पाता। मुझे यह बात पता थी कि वह युवक सुबह देर से उठता है, इसलिए मैंने कहा, एड, तुम 6 बजे वाले क्लब में शामिल क्यों नहीं हो जाते? 6 बजे वाले क्लब में? उसने पूछा, यह कौन सा क्लब है? मैंने स्पष्ट किया, कई साल पहले मैंने पढ़ा था कि बेन फ्रैंकलिन के अनुसार जो लोग, उनमें से केवल कुछ ही लोग बुढ़ापे तक जिंदा रह पाते हैं और उनसे भी बहुत कम लोग कभी सफल हो पाते हैं। इसलिए मैंने अपनी अलार्म घड़ी को सुबह 1.5 घंटे पहले सेट करना शुरू कर दिया। इसमें से 1 घंटा मैं पढ़ने और अध्ययन करने में लगाता हूँ। जाहिर है कि मैं रात को जल्दी बिस्तर पर चला जाता हूँ, परंतु मुझे इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। उस दिन एड सहमत हो गया कि वह अलार्म घड़ी खरीदेगा और सुबह 6 बजे वाले क्लब में शामिल हो जाएगा। उसने खुद को व्यवस्थित करने वाले दिन के रूप में शनिवार की सुबह को अलग रख लिया। जल्दी उसकी समस्याएं पीछे छूट गईं और एड सफलतापूर्वक बेचने लगा। 4 साल बाद ही एक बड़ी औद्योगिक कंपनी ने उसे बड़ी पूर्वी टेरिटरी के मैनेजर पद पर नियुक्त कर दिया। कुछ समय पहले की बात है, मैंने इंटरनेशनल बिजनेस मैशिन्स कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव का इंटरव्यू लिया। यह कंपनी अपनी सेल्स ट्रेनिंग तकनीकों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। मैंने उस एग्जीक्यूटिव से पूछा कि वे अपनी साप्ताहिक वर्कशीट को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं। उनका कहना था, मिस्टर बेटकर, हम अपने सेल्समैनों को कुछ टूल्स देते हैं जो हमारे हिसाब से उनकी सफलता के लिए अनिवार्य है। हमारा नंबर 1 टूल है साप्ताहिक वर्कशीट, जिसे हमारे सेल्समैनों को हर हालत में भरना होता है। इसमें सेल्समैन उन सभी लोगों के नाम देते हैं जिनसे वे अगले सप्ताह मिलने वाले हैं और उन्हें उस सप्ताह से पहले ही उनकी एक कॉपी हमें एडवांस में देनी होती है। क्या आप इस नियम को उस सभी 79 देशों में लागू करते हैं जहां आप काम करते हैं? बिल्कुल, उसने जवाब दिया।
क्या होगा अगर कोई सेल्समैन इस नंबर 1 टूल का प्रयोग करने से मना कर दे? मैंने पूछा। ऐसा हो ही नहीं सकता, परंतु अगर ऐसा होता है तो फिर वह सेल्समैन हमारे लिए काम नहीं कर सकता। उसके ठीक यही शब्द थे। मैं जितने सफल लोगों से मिला हूँ उनमें से ज़्यादातर अपने समय को लेकर पूरी तरह से निर्मम है। एक उदाहरण ले, फिलाडेल्फिया की फिडेलिटी म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के एक ऑफिसर लॉरेंस टूलिन ने मुझे हाल ही में एक अनुभव के बारे में बताया। लैरी ने एक रात को पेंसिल्वेनिया के अल्टोना के अपने मैनेजर रिचर्ड डब्ल्यू कैम्पबेल को फ़ोन किया और कहा, डिक, मैं अपनी कुछ एजेंसियों के दौरे के लिए अगले सप्ताह पश्चिम के टूर पर निकल रहा हूँ। सोमवार को मैं हैरिसबर्ग में रहूँगा। मंगलवार का दिन मैं अल्टोना में आपके साथ बिताना चाहूँगा। डिक ने जवाब दिया, लैरी, मेरी तुमसे मिलने की बहुत इच्छा है, परंतु मेरे लिए तुमसे अगले शुक्रवार की दोपहर से पहले मिलना संभव नहीं है। अगले शुक्रवार को जब दोनों लोग इकट्ठे लंच पर बैठे तो लैरी ने कहा, क्या आप पूरे सप्ताह बाहर थे, डिक? नहीं, डिक ने जवाब दिया, मैं पूरे सप्ताह यहीं था। आश्चर्यचकित होकर लैरी ने कहा, आपके कहने का मतलब यह है कि मंगलवार को आप अल्टोना में ही थे? हाँ, डिक ने मुस्कुराते हुए कहा। काफ़ी आक्रोश से लैरी ने कहा, डिक, क्या आप जानते हैं कि आपकी वजह से मुझे क्या करना पड़ा? आपकी वजह से मुझे सिनसिनाटी से दोबारा वापस आना पड़ा। आज रात मुझे दोबारा लौटना होगा और वहाँ से डेट्राइट जाना होगा। डिक कैम्पबेल ने स्थिति को स्पष्ट किया, देखो लैरी, तुम्हारे फ़ोन करने से पहले मैंने पिछले शुक्रवार की सुबह पूरे 5 घंटे की मेहनत करके पूरे सप्ताह की योजना बना ली थी। मंगलवार मेरा सबसे अधिक व्यस्त दिन था। उस दिन मेरे बहुत से अपॉइंटमेंट थे। तुम्हारे साथ मंगलवार गुजारने का मतलब होता अपने पूरे सप्ताह का शेड्यूल बिगाड़ना। बुरा मत मानो लैरी, अगर तुम्हारी जगह कंपनी के प्रेसिडेंट E.N. रॉबर्ट्स भी होते तो भी मैंने यही किया होता। मुझे इस बिज़नेस में जो भी सफलता मिली है वह इसी कारण मिली है कि मैं हर शुक्रवार को मेहनत करके सप्ताह का जो शेड्यूल बनाता हूँ, मैं उसमें किसी भी काम को हस्तक्षेप नहीं करने देता। लैरी टूलिन ने मुझसे कहा, फ्रैंक, जब मैंने यह पहली बार सुना तो मुझे धक्का लगा, परंतु मैं गुस्सा नहीं हो पाया। मुझे जल्दी यह महसूस हो गया कि यही डिक कैम्पबेल की अद्भुत सफलता का असली रहस्य था। लैरी ने बताया कि उस रात को जब वह ट्रेन में बैठा तो उसमें एक नए उत्साह की लौ जग चुकी थी। उस समय से वह पूरे देश के सेल्समैनों को यह कहानी सुना रहा है। 1926 में मैंने गर्मियों का ज़्यादातर समय ईटन के ड्यूड रेंच में गुजारा, जो व्यामिंग के शेरिडन के पास बिग हॉर्न पहाड़ों की तराई में स्थित है। वहाँ पर 50 से अधिक उपन्यास लिखने वाली अमेरिका की सबसे अधिक आमदनी वाली लेखिका मैरी रॉबर्ट्स राइनहार्ट का ग्रीष्म निवास था। मैंने मिसेज राइनहार्ट से पूछा कि वे लेखिका कैसे बनी। यह रहा उनका जवाब, उन्हीं के शब्दों में, मैं हमेशा सोचती थी कि अगर मेरे पास समय होता तो मैं लिखना सीख सकती थी, परंतु मेरे 3 छोटे बेटे और मुझे अपने पति और बच्चों की देखभाल करनी होती थी। इसके अलावा मेरी माँ भी पिछले कई सालों से बीमार थी। फिर एक आर्थिक झटके में हमारा सब कुछ चला गया। हम पर इतना कर्ज हो गया कि मैं पागल हो गई। मैंने सोचा कि मैं लिखकर कुछ पैसे कमाऊं, इसलिए मैंने एक टाइम टेबल बनाया जिसमें आने वाले सप्ताह के हर घंटे का पहले से ही प्लान बना लिया। मैंने दिन में कुछ समय तय कर लिया। शाम को जब बच्चे सो जाते थे या जब डॉक्टर राइनहार्ट बाहर कॉल पर जाते थे, तब का समय मैंने लेखन के लिए अलग रख लिया। मैंने मिसेज राइनहार्ट से पूछा कि इतने टाइट शेड्यूल के हिसाब से काम करने पर वे थक जाती होंगी। सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी ज़िंदगी में इस वजह से मुझे एक नया आनंद मिला। मेरी रॉबर्ट राइनहार्ट नहीं जानती कि उन्होंने मुझे कितनी प्रेरणा दी है। जब मैं घर लौटा तो मैंने फ्रैंक पेटकर और उसके समय का पहले से बेहतर सदुपयोग करना शुरू कर दिया। सालों पहले मुझे डगलस मैकलॉक की यह कविता मिली। मैंने इसे काटकर अपनी स्क्रैप बुक में रख लिया। मैंने इसे पढ़ा और बार बार पढ़ा, जब तक कि यह पूरी तरह मुझे याद नहीं हो गई। इसने मेरे भीतर कुछ बदल दिया। शायद यह आपके भीतर भी कुछ बदल दे। यह रही कविता। हो सकता है कि आपके साथ कुछ भी गड़बड़ न हो, जिस तरह से आप जीते हैं, जिस तरह से आप काम करते हैं, परंतु मैं साफ देख सकता हूँ कि मेरे साथ क्या गड़बड़ है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आलसी हूँ या जानबूझकर काम से जी चुराता हूँ। सबकी तरह मैं भी कड़ी मेहनत करता हूँ और इसके बावजूद मुझसे
इतना कम हो पाता है। सुबह जा चुकी है, दोपहर आ गई है। इससे पहले कि मैं जान पाऊँ, रात करीब आ चुकी है और मेरे चारों तरफ अफसोस, काम पड़े हुए हैं जो अधूरे हैं। काश मैं अपने आप को व्यवस्थित कर पाता। मैंने अक्सर यह महसूस किया है कि आदमी महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आदमी के पास योजना भी होना चाहिए। आपके साथ हो सकता है कुछ भी गड़बड़ न हो, परंतु मेरी मुश्किल यह रही है, मैं ऐसे काम करता हूँ जिनसे ज़्यादा लाभ नहीं होता, जो महत्वहीन होते हैं, हालांकि वे दिखते सचमुच महत्वपूर्ण हैं, और मुझसे ज़्यादातर काम छूट जाते हैं। मैं इनको थोड़ा सा करता हूँ, उसको थोड़ा सा करता हूँ, परंतु मैं अपने कामों को पूरा नहीं कर पाता। सबकी तरह मैं भी कड़ी मेहनत करता हूँ और फिर भी मुझसे इतना कम हो पाता है। मैं इतना कुछ कर सकता हूँ कि आप हैरान रह जाएं, बशर्ते कि मैं अपने आप को व्यवस्थित कर लूँ। संक्षेप। खंड 1, पॉकेट रिमाइंडर। नंबर 1, उत्साह का अभिनय करने के लिए खुद को विवश कीजिए और आप उत्साहित हो जाएंगे। यह महान और पवित्र संकल्प कर लें कि आप अपने काम और अपने जीवन में उत्साह की मात्रा को दुगना करेंगे। अगर आप इस संकल्प को अपने जीवन में उतार पाएं, तो आप शायद अपनी आमदनी और सुख को दुगना कर लेंगे। आप किस तरह शुरुआत कर सकते हैं? इसका एक ही नियम है, उत्साही बनने के लिए उत्साह का अभिनय करें, उत्साह का प्रदर्शन करें। नंबर 2, वाल्टर लेमर टालबट के एक वाक्य को याद रखें। सेलिंग का यह बिजनेस कुल मिलाकर एक बात पर निर्भर करता है, सिर्फ एक बात पर, लोगों से मिलना। मुझे साधारण योग्यता का कोई भी आदमी दे दीजिए जो बाहर निकलता है और हर दिन 4 या 5 लोगों से गंभीरता से अपनी बात करता है, और मैं आपको वह आदमी दिखा दूंगा जिसे सफल होना ही है। नंबर 3, अगर आप डर को जीतना चाहते हैं और साहस और आत्मविश्वास को तेज़ी से विकसित करना चाहते हैं, तो पब्लिक स्पीकिंग के किसी अच्छे से कोर्स में शामिल हो जाएं। किसी भी लेक्चर कोर्स में नहीं, उसी कोर्स में शामिल हों जहां आपको हर मीटिंग में बोलने का मौका मिल सके। जब श्रोताओं के समूह के सामने बोलने का आपका डर दूर हो जाएगा, तो अकेले आदमी के सामने बोलने का आपका डर अपने आप दूर हो जाएगा, चाहे वह व्यक्ति कितना ही बड़ा या महत्वपूर्ण क्यों न हो। नंबर 4, अपने काम को पूरा करने और अपनी सर्वश्रेष्ठ योग्यता के अनुरूप पूरा करने में हमें संतोष मिलता है। अगर आपको खुद को व्यवस्थित करने में दिक्कत आ रही है, अगर आप सोचने की अपनी योग्यता को बढ़ाना चाहते हैं और कामों को उनके महत्व के क्रम से करना चाहते हैं, तो याद रखें, इसका केवल एक ही तरीका है, सोचने के लिए अधिक समय निकालें और कामों को उनके महत्व के क्रम से करें। खुद को व्यवस्थित करने के दिन के रूप में सप्ताह के एक दिन या किसी निश्चित समय को अलग रख लें। पर्याप्त समय न होने की चिंता से मुक्त होने का रहस्य ज़्यादा घंटे काम करना नहीं है, बल्कि सही योजना बनाकर उतने ही घंटे काम करना है। दोस्तों, फ्रैंक बेटकर द्वारा लिखित मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा पुस्तक का 4था अध्याय पूर्ण हुआ। दोस्तों, उम्मीद है आपने इसे अच्छी तरीके से सुना, समझा और अपने जीवन में प्रयोग करने लायक कुछ नोट्स भी बना लिए होंगे। धन्यवाद।